हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूजीसी नेट फ्री ऑनलाइन क्लास में। और जैसे कि आपको पता है कि मेरा नाम ज्योति है और मैं आपको हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ। तो डेली क्लास आप लोगों को पता है कि 12 बजे डेली क्लास होती है और हमारी इकाई 1 चल रही है, जिसमें हमारा भाग 9वां चल रहा है। और जो हमारी पिछली क्लास थी दोस्तों, उसमें हम लोगों ने 40 एमसीक्यूज़ किए थे। कितने किए थे? 40 एमसीक्यूज़ किए थे। और आज हम फिर 40 एमसीक्यू करने वाले हैं। तो टोटल 80 एमसीक्यूज़ आपको मैंने इस फर्स्ट यूनिट में करवा दिए हैं। ओके, तो इस तरीके से हम जो है करते रहेंगे। और अब क्या है कि 40 एमसीक्यूज़ हम लोगों ने करने हैं। और आप लोगों को बता दूं मैं कि नेटवर्क इशू की वजह से इससे जो पिछली क्लास थी वो नहीं लगी थी, और अभी भी नेटवर्क इशू जो है हो रखा है। तो जब तक वो ठीक नहीं होता तब तक हमारी क्लासेस ऐसी ही चलेगी। ओके, तो आई होप कि वो ठीक हो जाए, और जैसे मैं आप लोगों से मिलती हूँ मैं वैसे ही मिलूँ, क्योंकि मुझे भी क्लास वैसे ही लेना पसंद है। ओके, लाइव जब मैं आप लोगों के सामने होती हूँ तो वैसा ही मुझे भी अच्छा लगता है। तो जल्दी ही हम ऐसे मिलेंगे। और जो है आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेरी है, कुछ भी है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। हम लोगों की मीटिंग किस दिन होती है? संडे को हम लोगों की मीटिंग होती है दोस्तों। और संडे को जो मीटिंग होती है उसमें आप इजीली मुझसे जो पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। ठीक है, कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, वो भी मुझसे शेयर कर सकते हो। तो संडे का जो भी टाइमिंग होगा वो हम लोगों का जो है रात का टाइमिंग होगा। तो आप लोगों के लिए जो भी सूटेबल टाइम होगा आप मुझे बता देना। ठीक है। और जैसे कि जो चैनल में न्यू आए हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस हैं वो यहाँ पर मिल जाए। ठीक है, तो आप लोग लाइव भी मुझे अटेंड कर सकते हो। लाइव मेरी 12 बजे क्लास आती है। बाकी डी लाइव आप बाद में भी देख सकते हैं उसे, वो आपको यूट्यूब में जो है चैनल में मिल जाएगी। ओके, और आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा जो भी न्यू आए हैं जिन्होंने व्हाट्सएप ज्वाइन नहीं किया वो व्हाट्सएप ज्वाइन करें, टेलीग्राम ज्वाइन करें और इंस्टा अकाउंट ज्वाइन करें। यहाँ पर आपको एनटीए के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी यहाँ पर जो है टाइम टू टाइम मिलती रहती है, तो वो आपको मिल ही जाएगी यहाँ पर। ओके, तो आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वो कहते हैं ना, पक्की पकाई खीर मिलना, तो आपको पक्की पकाई खीर मिल रही है। आपको तो बस कुछ नहीं करना है, आपको उसको मुंह में डालना है। उसी तरीके से यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, कुछ ढूंढना नहीं है। सीधा यहाँ आइए, यहाँ पर आप उसको ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे जो भी अपडेट, जो भी वीडियोस डलती है आप उसे देखिए, आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे क्या करना है। चलिए आगे। तो आगे ये है कि जिन्होंने एप्लीकेशन नहीं देखी तो बता दूं, प्ले स्टोर पर जाकर आप जो है फिलर फॉर्म की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। ठीक है, और इंस्टॉल करके वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? पेपर 1। ठीक है, वहाँ आपको दोस्तों क्या बनेगा? पेपर 1 मिल जाएगा। एंड एज वेल एज आपको वहाँ पर पेपर 2 भी मिल जाएगा। ओके, पेपर 1 पेपर 2 की क्या मिलेंगे आपको? वहाँ पर फ्री नोट्स मिल जाएंगे, लाइव क्लासेस मिल जाएगी, 5000 एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको कितना कुछ यहाँ पर मिल रहा है, बेनिफिट ही बेनिफिट है, नुकसान कुछ भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, देखिए अगर आपका टारगेट है, अगर आप लोगों ने डिसाइड कर रखा है कि आपने यूजीसी नेट का पेपर जो है वो क्रैक करना है दोस्तों, तो फिर बिल्कुल भी ना सोचिए। आपका टारगेट जो यूजीसी नेट का है उसे क्रैक कीजिए, क्योंकि ये 2022 दोस्तों आपका होना चाहिए। और मैं तो चाहती हूँ कि ये 2022 आपका हो। मैं चाहती हूँ इन स्टूडेंट्स का नाम लूँ मैं कि हाँ, इन स्टूडेंट्स ने मेरे जो है अच्छी तरीके से क्रैक किया है। ओके, बाकी मैं जानती हूँ कि स्टूडेंट सभी के सभी बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं, पढ़ाई भी बहुत करते हैं, और हम लोग कितनी मस्ती भी बहुत करते हैं। पढ़ते पढ़ते हम कितना मस्ती करते करते पढ़ते हैं वो तो आप लोगों को पता ही है। तो चलिए मैं बता दूं आपको, जैसे कि जीके की क्लास 9 बजे लगती है दोस्तों। तो अब जीके की क्लास देखो 9 बजे ये आपको यहाँ पर मैथ्स की क्लास मिल रही, तो मैथ्स, रीजनिंग और डीआई की जो क्लास है वो 9 बजे हुआ करेगी। ओके, और यहाँ पर जो 11 बजे की क्लास है, 11 बजे फर्स्ट पेपर की क्लास लगा करेगी, जो कि अटेंड करना वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फर्स्ट पेपर भी तो आपने क्रैक करना है।
सेकंड तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट बेस होता है ना, तो वो सब्जेक्ट तो मैं पढ़ा रही हूँ जो 12 बजे क्लास आती है रेगुलर। तो रेगुलर आप सभी के सभी 12 बजे आएंगे ताकि क्लास अटेंड करके अच्छी तरीके से फ़ायदा उठा सके। ओके, जैसा कि दोस्तों आपको पता है, अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में काफ़ी सिलेबस कवर अप हो चुका है। इकाई 3 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देखिए इकाई 3 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की है वो मेरे चैनल में जाकर देखिए, वीडियोस को देखिए। पुरानी वीडियोस में मैंने पूरी 3rd यूनिट कंप्लीट करवा दी है। और अब हम लोग इकाई 1 कर रहे हैं। इकाई 1 में मैंने आपको हिंदी का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसमें मैंने प्राचीन आर्य भाषा, मध्य भारतीय आर्य भाषा, पाली, प्राकृत, शोरशैनी, जो है अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश, ये सब करवा दिया है। फिर मैंने अवहट और अपभ्रंश का जो पुरानी हिंदी से संबंध है वो भी करा दिया। आधुनिक भारतीय जो आर्य भाषाएं हैं और उनका वर्गीकरण है वो भी करा दिया। उसके बाद हिंदी की भौगोलिक विस्तार में मैंने आपको हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी, ये सारी बोलियां भी आपको करवा दी है। इसका तो पूरा बोलियों का पूरा चार्ट ही मैंने आप लोगों को करवाया था जो बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर मैंने आप लोगों को खड़ी बोली, ब्रज भाषा और अवधि की विशेषताएं करवाई थी। उसके बाद मैंने आपको हिंदी के विविध रूप में हिंदी, उर्दू, दक्षिणी और हिंदुस्तानी करवाई थी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक जो है मैंने आपको सिलेबस कवर अप करवा दिया। तो पूरा आधा सिलेबस हम लोगों का कंप्लीट हो गया है और इसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे वो सब मैं आपको करवा रही। मेनली मैंने आपको पिछली जो 40 क्वेश्चंस करवाए हैं वो सारे के सारे बोलियों से रिलेटेड थे, क्योंकि बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चंस डालते, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और मैं तो आपको अच्छी तरीके से याद करवाना चाहती हूँ ये चीज़। ठीक है, ताकि आप भी याद करेंगे कि यार ज्योति मैम थे, उन्होंने कितने अच्छी तरीके से पढ़ाया, ताकि हमारे दिमाग में अभी तक बैठा हुआ है। ओके, तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए। और अब हम लोगों की जो नेक्स्ट क्लास होगी दोस्तों वो होगी हिंदी की भाषिक स्वरूप, जिसमें हम हिंदी के स्वर्णिम व्यवस्था पढ़ेंगे, जिसमें हम खंडे और खंडेतर के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। ओके, तो धीरे धीरे करके हम लोग इस सारी इकाई को कंप्लीट कर लेंगे और हमारा जो है 2 इकाई कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम उठाएंगे अपनी नेक्स्ट इकाई को, मतलब इकाई 2 को। ठीक है, तो टेंशन मत कीजिए, आपका सिलेबस में कर दूंगी कंप्लीट, आप टेंशन मत कीजिए। और धीरे धीरे से अगर आप लोग शुरुआत कर सकते हो, जैसे नाटक, कहानियाँ, अगर धीरे धीरे रोज़ पढ़ सकते हो तो वो भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एक हैबिट होती है ये भी। रोज़ अगर आप अगर आप एक टारगेट कर ले कि मैम की क्लास अटेंड करनी है, साथ साथ थोड़ा सा पढ़ाई भी करनी है, और क्या करना है कि रोज़ एक नाटक या कुछ भी उठा लो, एक उपन्यास उठा लो। चलो मेरी मानो तो एक उपन्यास उठा लो। रोज का टारगेट रखो कि मुझे और कुछ नहीं करना, सिर्फ एक उपन्यास पढ़ना है। रोज एक उपन्यास पढ़ो। ठीक है, अगर रोज नहीं हो पा रहा तो 2 दिन में एक उपन्यास पढ़ो। ठीक है, लेकिन पढ़ो। ठीक है, देखो नेट पे आपको सब कुछ मिल जाता है। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप PDF डाउनलोड मार लो। ठीक है, आप जो है नेट से PDF डाउनलोड मारो, उसका जो है उपन्यास होगा उसका, और बाद में उस उपन्यास को पढ़ो। ठीक है, आधा आधा करके पूरे दिन में उसको कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, वो आपको इजी हो जाएगा। बाकी मैंने तो करवाना ही है, लेकिन ये होता है ना, क्योंकि सिलेबस आपको पता है कि बहुत लेंथी है, पर मैं कोशिश पूरी करूंगी कि मैं करवा दूं। लेकिन अभी ये सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं ये सब, जैसे जो इकाई 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये करवा रही हूँ। ओके, तो चलिए टाइम मिलेगा तो वो भी करवा दूंगी, पर आप लोग भी अपनी तरफ से एक एक उपन्यास साथ साथ में करते रहिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आती, कुछ आती तो मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो ये सारा सिलेबस जो है वो हमारा रहता है और इसे हम जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। इसमें से हम लोग लिपि और राजभाषा के बारे में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, बट और अच्छे से आगे पढ़ेंगे डिटेल में। चलिए आगे। तो जैसा कि आपको पता है हम लोग महत्वपूर्ण जो प्रश्न करने जा रहे हैं, तो हमने 40 जो है महत्वपूर्ण प्रश्न करने हैं। ओके, 40 उससे पहले कर चुके हैं, 40 अब कर लेंगे, टोटल हो जाएंगे 80। तो हमने टोटल 80 क्वेश्चंस जो है वो कर लेने हैं। ठीक है, और जब हमारी पूरी इकाई कंप्लीट हो जाएगी तो मैं कोशिश करूंगी 30 या फिर 40 ही, मैं टारगेट वैसे 30 का रखती हूँ कि 30 क्वेश्चंस और कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा काफ़ी जो है हो जाएगा, और इतने से आई थिंक हमारा पूरी ये इकाई कंप्लीट हो जाएगी। कौन सा सारा इसी में से आएगा। ठीक है, हर एक इकाई में से कुछ ना कुछ आएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या है। सबसे पहला प्रश्न हमारा है कि भारत की
सॉरी, भाषा की, पहला प्रश्न हमारा क्या है यहाँ पर, रुकिए, पहला प्रश्न है भाषा की सार्थक लघु इकाई है। ठीक है, लघु इकाई है तो क्या है इकाई, बताइए। शब्द है, ध्वनि है, पद है या वाक्य है, बताइए। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर मैं बता देती हूँ। इसका आंसर है शब्द। भाषा की जो सार्थक लघु इकाई है वो किसे माना गया है, शब्द को माना गया है। ठीक है, तो इसका आंसर है शब्द। सेकंड प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है हमारा, देवनागरी लिपि का सही विकास जो क्रम है वो क्या होगा। तो देवनागरी लिपि कैसे कैसे आई है, तो सबसे पहले कौन सी आई, फिर दूसरे नंबर पे कौन सी आई, फिर तीसरे में, फिर चौथे में। तो पहला है गुप्त लिपि आई, ब्राह्मी लिपि आई, देवनागरी लिपि आई, नागरी लिपि आई, कौन सी, नागरी लिपि आई। सेकंड है नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी लिपि। सी है ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि। डी है व्यंजन लिपि, नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि और नागरी लिपि। तो बताओ कौन सा क्रम सही है, बताइए इसका आंसर क्या है, बताइए जल्दी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी। इसका आंसर दोस्तों सी है, ब्राह्मी लिपि सबसे पहले आई। अगर आप लोगों को मैंने फ्लो चार्ट करवा रखा है, फ्लो चार्ट को देखिए, फ्लो चार्ट में देखिए आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले ब्राह्मी लिपि आई, ब्राह्मी लिपि को दो शैली में बांटा गया था। उसके बाद देखो गुप्त लिपि आती है, गुप्त लिपि के बाद नागरी आती है, नागरी के बाद आती है देवनागरी लिपि। तो ये क्रम जो है बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर होगा सी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, नीचे भाषा की चार जो है विशेषताएं दी गई है, इनमें से जो गलत विशेषता है उसे चुनिए। तो भाषा की विशेषता दी गई है दोस्तों, और यहाँ पर आपको गलत को चुनना है। किसको चुनना है, जो गलत है उसे चुनना है। तो कौन सा गलत है, भाषा जो है परिवर्तनशील होती है, भाषा पैतृक संपत्ति होती है, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, या भाषा अनुकरण द्वारा लिखी जाती है। तो इसमें से गलत कौन सा है ये बताना है। चलिए बताइए आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा आपका कि भाषा की बात की कि भाषा की विशेषता, भाषा जो है परिवर्तनशील होती है, बिल्कुल होती है। भाषा सामाजिक और संपत्ति वाली भी होती है। भाषा जो है वो अनुकरण द्वारा भी लिखी जाती है। तो इसका इनमें से ये तीनों तो है ही है, लेकिन भाषा पैतृक संपत्ति होती है, ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो इसका मेन आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा भाषा पैतृक संपत्ति होती है, ये गलत बोला है, ये गलत विशेषता इसकी बताई है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं। जो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, मतलब सिर्फ कुछ एक क्षेत्र में बोली जाती है, उन क्षेत्रों में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं, राष्ट्रभाषा कहते हैं, राजभाषा कहते हैं, बोली कहते हैं, या उपभाषा कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए राष्ट्रभाषा क्या होता है, राष्ट्रभाषा होती है जो पूरे राष्ट्र में बोली जाती है। राजभाषा होती है कामकाजी भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं। ठीक है, और उपभाषा क्या होती है, ठीक है, जो पर्टिकुलर जैसे हमारी बंगाली लैंग्वेज है या किसी की कोई लैंग्वेज है, तो पर्टिकुलर जो लैंग्वेज होती है उसको हम कहते हैं उपभाषा, वो हमारी उपभाषा होती है। जो उनके अंदर अंदर, बंगाली के अंदर भी तो कई सारी लैंग्वेजेस होती है। ठीक है, गढ़वाली लैंग्वेज है तो गढ़वाली के अंदर भी बहुत सारी, जैसे उत्तराखंड में जो लैंग्वेज बोली जाती है उसके अंदर भी तो बहुत सारी लैंग्वेजेस आ जाती है। तो उसी तरीके से सारी एक जैसे थोड़ी ना होती है, थोड़ा थोड़ा फर्क आ जाता है।
तो यहाँ पर सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? तो आप कहोगे बोली कहते हैं। क्या कहते हैं? बोली। तो इसका आंसर है बोली। चलिए आगे चलो। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या है दोस्तों? फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी राजस्थानी की बोली नहीं है? राजस्थानी की बोली नहीं है बोला है। तो आप लोग अगर याद करेंगे चार्ट को, ट्रिक को, किसी चीज को भी, तो आपको पता चल जाएगा। तो उन्होंने बोला राजस्थान की बोली नहीं है। तो बताइए कौन सी जो है राजस्थान की बोली नहीं है? बताइए। मारवाड़ी, बुंदेली, मेवाती और मालवी। क्या आंसर होगा इसका? तो दोस्तों इसका आंसर है बी, बुंदेली। बुंदेली इसकी थोड़ी ना है, बुंदेली नहीं है ना इसकी। किसकी है बुंदेली? बताइए जरा मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि बुंदेली जो है वो किसकी भाषा है। आपको करवाया था ना B3K2, तो B3K2 किसकी थी? पश्चिमी हिंदी की। तो पश्चिमी हिंदी में आता है ना बुंदेली, तो बुंदेली राजस्थानी में कैसे आ सकता है? इसलिए राजस्थान की बोली जो है बुंदेली नहीं है। मारवाड़ी है, मेवाती भी है और मालवी भी है, लेकिन बुंदेली नहीं है। बस इतना सा याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब राजस्थानी में एक और आती है ना, वो कौन सी है? याद है कि नहीं? मारवाड़ी आती है, मेवाती आती है, मालवी आती है और एक और आती है। कौन सी? जयपुरी। कौन सी? जयपुरी। और जयपुरी का दूसरा नाम क्या है? जयपुरी का दूसरा नाम क्या है? जयपुरी का दूसरा नाम है ढूंढाई। क्या? ढूंढाई। ठीक है, याद रहेगा अब। चलिए चलिए अब चलते हैं। तो इसका आंसर आएगा बुंदेली। ओके, अब नेक्स्ट है प्रश्न हमारा, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है? तो मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है? विद्यापति है, तुलसीदास है, जायसी है या नंददास है? तो मैथिली के बोली के जो है लोकप्रिय कवि कौन से हैं, जिन्होंने जैसे जिनकी रचनाएं आपको मैथिली में मिलती है? तो मैथिली में किनकी मिलती है? देखिए तुलसीदास जी को देखो, इसमें एलिमिनेशन मेथड भी आप अपना सकते हो। नंददास की बुक, नंददास और तुलसीदास तो सेम कैटेगरी के ही जो है लिखते हैं। तुलसीदास की तो आपको पता ही है, तो इनको तो आप वैसे ही जो है एलिमिनेशन मेथड में डाल सकती हैं। जायसी की तो आपको पता ही है, जायसी में मैंने एग्जाम्पल भी आप लोगों को दिया था कि उनकी कैसे वो जो है लिखते थे, ठीक है, उनकी पहेलियाँ होती थी, तो कौन सी भाषा में होती थी, तो सब बताया था आपको, ठीक है। तो इसका आंसर देखो ऑटोमेटिकली अगले एलिमिनेशन मेथड भी अपनाए तो इसका आंसर विद्यापति आ ही जाता है। तो मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है? विद्यापति। ओके, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंगिका किस राज्य की बोली है? अंगिका किस राज्य की बोली है? यहाँ पे बोली आएगा, ठीक है। किस राज्य की बोली है? तो बताइए किस राज्य की? मध्य प्रदेश की, बंगाल की, बिहार की स्पेलिंग, बिहार की, छत्तीसगढ़ की? बताइए क्या आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर है दोस्तों बिहार की। क्या आंसर है इसका? बिहार की बोली है। अंगिका किस राज्य की बोली है? बिहार की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर की बोली क्या है? तो ग्वालियर की बोली बताओगे, बुंदेली है, ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है, कनौजी है। एलिमिनेशन मेथड भी अपना सकते हो उसमें। ग्वालियर की बोली है, क्या है ग्वालियर की बोली? देखिए ऊपर भी आंसर आपको पता ही है बुंदेली किसकी है। तो ग्वालियर की बोली क्या आएगी यहाँ पे? ग्वालियर की बोली क्या आएगी यहाँ पे? बुंदेली, ठीक है।
तो ग्वालियर में भी जो है बुंदेली भाषा ही बोली जाती है। मैंने आपको थोड़ा सा आपको याद दिलाया था, झांसी, झांसी में भी, तो ये यहाँ इन जगहों में जो है ज़्यादातर बुंदेली भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन में। तो नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, नाइन्थ क्वेश्चन में क्या है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ की बोली है, छत्तीसगढ़ी बोली है। छत्तीसगढ़ी कहाँ की बोली है? पूर्वी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की, पहाड़ी हिंदी की, राजस्थानी हिंदी की, छत्तीसगढ़ी। अरे यार ट्रिक याद करो यार, ऐसे मत करो, ट्रिक याद करो जल्दी से और बताओ। बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो क्या था? ए बी सी, इसकी ट्रिक क्या थी? ट्रिक थी इसकी ए बी सी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो ये कहाँ की थी? पूर्वी हिंदी की। कहाँ की? पूर्वी हिंदी की। तो इसका आंसर है पूर्वी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत पहली बात बताओ, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती कौन सी है? अभी तो बताया आपको, आपका है क्या? B3K2, ट्रिक थी B3K2। B3 क्या था? कोरवी। ठीक है, कोरवी हो गया, कनौजी हो गया, बीट्रूट, ठीक है, ब्रजभाषा हो गया, तो क्या कहते हैं, बागरू हो गया, बुंदेली हो गया और ब्रजभाषा हो गया। ठीक है, ये तीन हो गया आपके बी। और के कौन सा हो गया आपका? कन्नौजी हो गया और साथ ही साथ आपका कोरवी हो गया। तो ये आपके हो गए K2। ठीक है, तो ये था इसमें, तो ये आती हैं। अब देखिए, आप बताइए आंसर क्या है इसका। तो 10th का आंसर क्या आएगा यहाँ पे? छत्तीसगढ़ी, क्योंकि छत्तीसगढ़ आप ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हो, तो छत्तीसगढ़ इसका आंसर आएगा। 7th का क्या है? पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो पश्चिमी हिंदी की बोलियां कितनी हैं? अरे ये तो सबको पता ही है, 5 है, अभी तो बताया मैंने ट्रिक से। ठीक है, इजी है। कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की बोली है? कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की बोली है? पूर्वी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की, राजस्थानी हिंदी की या पहाड़ी हिंदी की? बताइए बताइए। अभी तो बताया मैंने आंसर, बड़े इजी हैं यार, अभी आंसर बताया। इसका आंसर है पश्चिमी हिंदी। ठीक है, क्योंकि पश्चिमी हिंदी की ट्रिक मैंने अभी आप लोगों को बताई थी, तो इसका आंसर होगा पश्चिमी हिंदी। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा 13 प्रश्न क्या है? 13 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो नहीं आती है वो बतानी है। ब्रजभाषा, अवधी, बुंदेली या कन्नौजी? तो ब्रजभाषा भी आती है, कन्नौजी भी आती है, बुंदेली भी आती है, तो कौन सी नहीं आती? अवधी। तो इसका आंसर होगा अवधी। ओके, उसके बाद आगे चलिए। इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो बताइए। ब्रजभाषा, बघेली, कन्नौजी और बुंदेली। ब्रजभाषा है, कन्नौजी है, ठीक है, बुंदेली भी है, तो क्या नहीं है? बघेली नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? बघेली। बघेली इसका आंसर होगा, क्योंकि वो इसकी नहीं है, वो ABC वाली ट्रिक की थी, पूर्वी हिंदी की। ठीक है, उसके बाद 15वां क्वेश्चन क्या है? 15वां क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति होती है। खड़ी बोली की उत्पत्ति किससे होती है? मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, शोरसेनी अपभ्रंश से या पश्चात जो है पैशाची अपभ्रंश से? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है किससे? तो राइट आंसर है शोरसेनी अपभ्रंश से। तो शोरसेनी अपभ्रंश से खड़ी बोली की हिंदी की उत्पत्ति हुई है।
उसके बाद 16वां क्वेश्चन है, सिंधी भाषा का संबंध किससे है? पैशाची से है, ब्राचड़ से है, मगही से है या शोरसेनी से है? सिंधी भाषा का संबंध किससे है? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आएगा ब्राचड़ से। तो किससे संबंध है इसका? ब्राचड़ से संबंध है इसका। ओके, क्लियर है? तो इसका आंसर है ब्राचड़। आगे चलिए, 17 क्वेश्चन हमारा क्या है? 17 क्वेश्चन, कोरवी भाषा का उदय जो है वो किससे हुआ है? जो कोरवी भाषा है हमारी, उसका उदय किससे हुआ है? पश्चिमी हिंदी से, राजस्थानी हिंदी से, पूर्वी हिंदी से या बिहारी से? कोरवी, कोरवी की बात कर रहे हैं। कोरवी किस में आती है? बस जिसमें आती है वही आंसर है। बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर है आप लोगों का, पश्चिमी हिंदी से। ठीक है, तो इसका आंसर होगा पश्चिमी हिंदी। उसके बाद 18 क्वेश्चन है, मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थान की, पश्चिमी हिंदी की, पूर्वी हिंदी की या बिहारी की? मगही। तो क्या होगा इसका आंसर? मगही जो है, मागधी। सबसे पहले देखो बोलियों की बात करें तो मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश से कौन सी निकली है? बिहारी हिंदी निकली है दोस्तों। और बिहारी हिंदी से कौन सी निकली? 3 निकली थी। कौन कौन सी? मैथिली, मगही और भोजपुरी। तो मगही किससे? मगही, मैथिली और भोजपुरी, तो इनमें से किससे निकली है? बिहारी हिंदी से। किससे? बिहारी हिंदी से 3 निकली थी, मैथिली, मगही और भोजपुरी। ठीक है, और अगर मैंने आप लोगों को जो है इसकी वो करवाई हो, ट्रिक करवाई है, तो वो भी कर लेना। ठीक है, ठीक है, तो इसकी मैंने ट्रिक आपको करवाई थी। क्या ट्रिक करवाई थी? BMM। क्या करवाई थी इसकी ट्रिक मैंने आपको? BMM। ठीक है, बेटा मत मार, बेटा मत मार, BMM। तो क्या है? बी से भोजपुरी, मगही और मैथिली। भोजपुरी, मगही और मैथिली। 19 क्वेश्चन क्या है? 19 क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? ब्राचड़ से, अर्धमागधी से, खस से या मागधी से? तो 19 का आंसर क्या होगा बताइए? पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पूर्वी हिंदी का विकास पूछ रहे हैं आपसे। तो पूर्वी हिंदी, देखिए आपको याद दिला दूं, हिंदी की बोलियों में 3 भागों में विभाजित किया था, शोरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश और मागधी अपभ्रंश। शोरसेनी में हमारी 3 निकली थी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी। ठीक है, और अर्धमागधी में हमारी निकली थी पूर्वी हिंदी। कौन सी निकली थी? पूर्वी हिंदी। और यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहे हैं? पूर्वी हिंदी पूछ रहे हैं। तो पूर्वी हिंदी किससे निकली है? हमारी अर्धमागधी से निकली। समझ आ गया? अर्धमागधी अपभ्रंश से। और अगर मैं मागधी अपभ्रंश की बात करूं तो उससे कौन सी निकली है? बिहारी निकली। तो सिर्फ इतनी सी चीज आपको याद करनी है, शोरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश और मागधी अपभ्रंश। शोरसेनी से 3 निकली है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी निकली है और मागधी से बिहारी निकली है। सिंपल सा है। आगे 20 प्रश्न क्या है हमारा? 20वां प्रश्न है, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? जो बिहार की जो राजधानी है वो पटना है, तो वह किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? मैथिली में, भोजपुरी में, मगही में, अंगिका में? तो क्या आंसर होगा इसका? देखिए, मैंने आपको साथ साथ ना क्षेत्रों की अभी बताया था कि इस क्षेत्र में ये वाली भाषा बोली जाती है। तो बिहार में कौन सी बोली जाती है? मगही बोली जाती है। बिहार का जो पटना जो राजधानी बताई है यहाँ पे पटना में, तो पटना में मगही भाषा जो है वो बोली जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा मगही। आई होप इतना क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे।
ठीक है, तो 40 हम लोग ऑलरेडी पहले स्टूडेंट्स कर चुके हैं और 20 अभी हमारे हो गए हैं और अब 20 और करेंगे तो हम लोगों के टोटल जो है 80 क्वेश्चंस हो जाएंगे इजीली। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब क्या है यहाँ पर 21वां प्रश्न, हिंदी किस परिवार की भाषा है? सामी हामी, भारोपिया, काकेसी, पापुई। सामी हामी, भारोपिया, काकेसी, पापुई। क्या आंसर होगा इसका? ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? भारोपिया। क्या आंसर होगा इसका? भारोपिया, जो कि सबको पता ही है। नेक्स्ट 22वां प्रश्न है, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है, जो भोजपुरी बोली है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है? आप लोगों से पूछ रहे हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, शोरसेनी अपभ्रंश से या ब्राचट जो है अपभ्रंश से? तो बताइए भोजपुरी जो है वो कहाँ से निकली है? भोजपुरी। अभी आप लोगों को बिहारी हिंदी की ट्रिक बताई थी ना मैंने, क्या थी? BMM। तो बी मतलब भोजपुरी, M मतलब मगही और M मतलब मैथिली। तो अब भोजपुरी किससे निकला? अगर भोजपुरी जो है बिहारी हिंदी से निकला है तो बिहारी हिंदी किससे निकली है? 3 ही बताए हैं, शोरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश और मागधी अपभ्रंश। तो शोरसेनी से तो नहीं निकला क्योंकि उससे 3 निकली थी, पश्चिमी, राजस्थानी और पहाड़ी। और अर्धमागधी की बात करूं तो उससे पूर्वी हिंदी निकली थी। और मागधी की से बात करूं तो वहां से बिहारी हिंदी निकली थी। तो इधर मागधी इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप क्लियर हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अपना दिमाग घुमाना पेपर में। ओके, क्योंकि बेटा देखो यूजीसी का है ये, यूजीसी में इसी तरीके से प्रश्न जो है वो घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, ऐसे डायरेक्ट आप लोगों से नहीं पूछे जाएंगे। इसलिए मैं भी आप लोगों के दिमाग को इधर उधर भी घुमा रही हूँ। देखो जो आंसर है वो तो डायरेक्ट आपको पता चल ही रहा है, लेकिन मैं आपके दिमाग को भी इधर उधर घुमा रही हूँ कि कैसे आपको इसको एक लिंक करना है एक दूसरे से, तब वो आप लोगों को आपके माइंड में भी सेट रहेगा और आपको याद भी रहेगा। ठीक है, आपके माइंड में किसी भी चीज़ की कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जब हम लोग एग्जाम देकर आते हैं, जिसने अच्छी तरीके से पढ़ाई की होती है ना, तो जब वो एग्जाम देकर आता है तो उसे ये भी पता होता है कि मेरे कितने क्वेश्चंस करेक्ट हैं, क्योंकि वो 100% क्या होता है, 100% वो जो है ये श्योर होता है कि मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, और अगर आप एग्जाम देकर आ रहे हो और आपको यही नहीं पता भाई आपका पेपर, कभी कभी होता है ना, हम पूछते हैं यार तेरा पेपर कैसा गया, तो वो बोलता है यार पता नहीं कैसा गया, अब तो जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। ठीक है, तो वो हाल नहीं होने चाहिए कि जब रिजल्ट आएगा तभी पता चले। मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस तरीके से प्रिपरेशन करके जाइए कि वहाँ जाकर जब आप एग्जाम में बैठे तो आपको 100% श्योरिटी हो हर एक प्रश्न में। 1-2 प्रश्न हो सकते हैं कि नहीं होगा, लेकिन सब प्रश्न में आपको श्योरिटी होनी चाहिए कि यस ये मेरा बिल्कुल करेक्ट है, गलत हो ही नहीं सकता क्योंकि मैंने ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, तब जाके आपको जो है नेट जो है वो मिलेगा। और नेट के साथ साथ जो जेआरएफ वाले स्टूडेंट है जो 100% अपनी तैयारी करके गए होंगे उनको तो जेआरएफ इजीली मिल जाएगा। सो जेआरएफ का जो टारगेट है जिन स्टूडेंट्स का, उन लोगों के लिए तो ये तरीका सबसे बेस्ट है कि वो अगर तैयारी करते हैं तो वो इस तरीके से तैयारी करें जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ। एक दूसरी चीज़ों के साथ लिंक करके चले और साथ ही साथ 100% उनको श्योरिटी होनी चाहिए कि येस माय आंसर इज करेक्ट। ओके, ठीक है, और नेट वाले भी इस तरीके से प्रिपरेशन करें। मैं आप लोगों के साथ हूँ, बस आप लोग पढ़ते रहिए। आगे चलते 23 प्रश्न में, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो मेवाती कहाँ की उपभाषा है? पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी? ठीक है, तो इसका आंसर बता दिया दोस्तों। इसका आंसर क्या है? राजस्थानी हिंदी। तो राजस्थानी हिंदी से जो है मेवाती हमारी निकली है। राजस्थानी हिंदी में आपको पता ही है 4 आती हैं, कौन कौन सी आती है राजस्थानी हिंदी में? बताइए जल्दी से।
मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। तो यही मैंने आप लोगों को ऑलरेडी जो है वो बता दिया है, तो आप लोग इसे अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। ओके, चलिए 24 है, हरियाणवी और बागरू। हरियाणवी और बागरू दोनों एक ही चीज है, ठीक है, हरियाणवी कह लो या बागरू कह दो, दोनों एक ही बात है। बोली किस उपकरण से विकसित हुई है, तो किससे उपभ्रंश से हुई है? पश्चिमोत्तर शोरसेनी अपभ्रंश से, अर्धमागधी से, नागर जो अपभ्रंश से, या मागधी से। तो हरियाणवी और बागरू आता किस में है? उसी में B3K2 वाले में, ठीक है, B3K2 वाले में आता है। तो क्या करेंगे, वो किस में आता है? वो आता है हमारा जो है पश्चिमी हिंदी में, ठीक है, और पश्चिमी हिंदी किस में आती है हमारी? शोरसेनी अपभ्रंश में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? पश्चिमोत्तर शोरसेनी अपभ्रंश। उसके बाद 25वां क्वेश्चन, कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होना किस उपभाषा के प्रमुख विशेषता है? कर्ता के साथ, अगर जो कर्ता है उसके साथ ने का प्रयोग ना होना किस उपभाषा के प्रमुख विशेषता है? पूर्वी हिंदी में, पश्चिमी हिंदी में, राजस्थानी हिंदी में, या पहाड़ी हिंदी में? तो क्या आंसर होगा इसका? ठीक है, तो पूर्वी हिंदी में क्या होता है? पूर्वी हिंदी में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो जो 25वां प्रश्न है इसका उत्तर होगा पूर्वी हिंदी। तो याद कर लीजिए सारे प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसी तरीके से घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं 26वें प्रश्न में। 26वां प्रश्न है हमारा, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, या गुजरात में? देखिए जर्नल बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्रथम कहाँ प्रयोग किया गया है? बताइए, सब अलग अलग आंसर देंगे इसका। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है गुजरात में। तो इसका आंसर है करेक्ट गुजरात में, जो देवनागरी लिपि है उसका सर्वप्रथम, सबसे पहले प्रथम प्रयोग जो है वो गुजरात में किया गया था। तो देवनागरी लिपि का प्रयोग गुजरात में किया गया, इतना सा याद कर लीजिए। 27वां प्रश्न है, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो कौन सी भाषा लिखी जाती है देवनागरी लिपि में? दो ही तो भाषा लिखी जाती है, एक तो हिंदी लिखी जाती है, हिंदी के साथ कौन सी लिखी जाती है? तो बांग्ला, पंजाबी, मराठी, या गुजराती? तो क्या आंसर होगा इसका? मुझे पता है ये तो आंसर सबको पता है, इतनी अच्छी तरीके से आप लोगों को पढ़ाया है यार, इजीली दे दोगे आंसर सारे के सारे। आई थिंक कोई भी स्टूडेंट जो है ऐसा नहीं होगा जिसको नहीं पता हो। तो इसका आंसर क्या होगा? मराठी। तो हिंदी के साथ साथ मराठी की भी जो लिपि है वो क्या है? देवनागरी लिपि है। तो याद कर लीजिए अगर नहीं याद तो। 28वां प्रश्न है, देवनागरी लिपि के स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? अगर हम स्वर और स्वर्ण वर्णों की संख्या के बारे में पूछे देवनागरी लिपि की, तो कितनी है वो संख्या बताइए मुझे। 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, कितनी है? ठीक है दोस्तों, तो कितनी है इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर है 11। 11 जो है इसके स्वर्ण वर्णों की संख्या है। तो देवनागरी लिपि में 11 स्वर्ण वर्णों की जो है संख्या है। ये प्रश्न बार बार रिपीट भी हो जाता है और यूजीसी नेट के एग्जाम में आया भी है, तो प्लीज इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद कर लीजिए। 29 प्रश्न है, संघ की जो राजभाषा है हिंदी, संघ की राजभाषा हिंदी है और लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। ये तो पढ़ा ही था अपने अनुच्छेद में। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया? तो ये मैंने आपको पढ़ाया है, अनुच्छेद के प्रावधान पढ़ाए हैं, 343 से लेके 351 तक करवाया है। तो बताइए जल्दी, तो अनुच्छेद 343 में है, 344 में है, 45 में, या 46 में? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 343। तो 343 इसका
आंसर होगा, क्योंकि उसी में बताया गया था कि जो संघ की राजभाषा है वो हिंदी होगी और उसकी जो लिपि होगी वो देवनागरी लिपि होगी। ठीक है, आगे चल लेते हैं। 30 प्रश्न हमारा, 30वां प्रश्न क्या है हमारा? 30वां प्रश्न है हमारा, भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा जो है घोषित किया? राजभाषा घोषित किया गया किस जो है संविधान के अंतर्गत? तो 343, 343(2), 343(1) और 333(1), 334(1). तो किसके अंतर्गत माना गया है? हिंदी को संविधान के किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया? ये पूछा है प्रश्न। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 343 343(1). ठीक है, तो 343(1) के अंतर्गत जो है ये बताया गया था कि जो हिंदी है उसे संविधान की धारा में राजभाषा जो है घोषित किया गया था। 31 जो है, 31 प्रश्न क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला था? तो हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा कब मिला था? राजभाषा का दर्जा कब मिला था? अभी पढ़ा था हम लोगों ने, तो अनुच्छेद 343। तो इसका आंसर भी 343 ही आएगा। उसके बाद 32 प्रश्न हमारा क्या है? संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो किस विषय का वर्णन किया गया 351 आर्टिकल में? सबसे लास्ट जो हमारा प्रावधान दिया गया था, तो संघ की राजभाषा के बारे में चर्चा की थी, उच्चतम न्यायालय की भाषा पे चर्चा की गई थी, पत्राचार की भाषा, हिंदी भाषा के विकास से संबंध निर्देश दिए गए थे। तो क्या आंसर होगा इसका? 32 का आंसर बताइए सभी के सभी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर है हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश दिए गए थे। और ये प्रश्न हमारे जो पिछले 40 प्रश्न थे उनमें से भी एक प्रश्न था। ठीक है, थोड़ा घुमा के पूछा गया था, इसमें थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया, पर बात वही है। देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है, देवनागरी लिपि का विकास कहाँ से माना जाता है? देववाणी से, खरोष्टी से, ब्राह्मी से या सिंधु लिपि से? देवनागरी लिपि का विकास के पूछ रहे किससे माना जाता है? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ब्राह्मी से। तो ब्राह्मी लिपि जो है उस वहां से इसका जो विकास है वो माना जाता है। उसके बाद 34 प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, किससे हुआ है? देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है ब्राह्मी लिपि से, और विकास भी कहाँ से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। बात वही है, क्वेश्चन थोड़ा सा वैसे करके डाल दिया है। ठीक है, तो दोनों की बात एक ही है, माना भी उसी ब्राह्मी लिपि से जाता है और विकास भी उसी से ही हुआ है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो हमारा 35 प्रश्न क्या है? 35 जो हमारा 35वां प्रश्न है वो है, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो देवनागरी लिपि की विशेषता बतानी है आपको। ए है कि हिंदी भाषा की लिपि होनी चाहिए, बी है प्राचीन लिपि होनी चाहिए, सी है अनेक भारतीय भाषाओं की लिपि होनी चाहिए, और डी है सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होनी चाहिए, एक ध्वनि के लिए एक संकेत भी होना चाहिए। तो देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता कौन सी है? बताइए, इसका आंसर क्या है? ठीक है, तो देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता इनमें से अगर माने हम लोग तो इसका आंसर हो सकता है, इसका आंसर होगा सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना। सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि भी होना, साथ ही साथ ध्वनि के साथ एक संकेत भी होना। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो आप इसका करेक्ट आंसर ये वाला जो है वो टिक करेंगे। ओके, उसके बाद 36 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता देवनागरी लिपि की नहीं है? देखिए प्रश्न पे गौर कीजिए, जरा प्रश्न पे गौर कीजिए। देवनागरी लिपि की नहीं है, नहीं बोला, तो इनमें जैसा उच्चारण होता है क्या वैसा ही लिखा जाता है,
इनमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक होता है। इनमें शिरोलेखों का प्रयोग महत्वपूर्ण होता है। विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्रह्मी और खरोष्टी की समकालीन है। तो इनमें से उन्होंने बोला विशेषता जो देवनागरी लिपि की नहीं है, नहीं बोला कि नहीं है, तो कौन कौन सी है वो मान लो पहले, फिर उसके बाद नहीं का आंसर देना। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों फोर्थ। विकास की अगर दृष्टि से देखें तो लिपि जो है वो ब्रह्मी और खरोष्टी के की ही जो है समकालीन है। तो विकास की दृष्टि से अगर देखें तो लिपि जो है वो ब्रह्मी से भी और खरोष्टी लिपि के समकालीन है। ठीक है, तो देवनागरी लिपि जो है, इसका जो देवनागरी लिपि है उसकी विशेषता ये नहीं हो सकती। ठीक है, 37 प्रश्न है, देवनागरी लिपि का मूलत क्या है इसका? तो मूलत क्या है इसका देवनागरी लिपि का? ये वर्णात्मक होती है देवनागरी लिपि, अक्षरात्मक होती है, चित्रात्मक होती है या प्रतीकात्मक होती है? तो क्या होती है? मतलब वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं, चित्र होते हैं या प्रतीक होते हैं? तो क्या आंसर होगा आपका? ठीक है, तो देवनागरी लिपि का मूलत क्या होगा? तो ये क्या होती है, क्या होता है? इसका आंसर क्या है? ये होती है अक्षरात्मक। इसमें अक्षर होते हैं ना, बहुत सारे अक्षर होते हैं, तो अक्षरात्मक होता है। तो नागरिक जो देवनागरी लिपि है उसका मूलत क्या है? अक्षरात्मक। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग। अब है हमारा 38 प्रश्न, बस थोड़े प्रश्न रह गए हम लोगों के। 40 हम ऑलरेडी कर चुके हैं और ये 40 भी हमारे कंप्लीट होने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो 38 प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान से प्रश्नों को देखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। तो कौन थे अध्यक्ष? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी जो लिपि थी उसके सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, संपूर्णानंद, आचार्य नरेंद्र देव, इनमें से कोई भी नहीं। तो इन चारों में से क्या आंसर होगा आपका? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आचार्य नरेंद्र देव। इसका आंसर क्या होगा? आचार्य नरेंद्र देव। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो 1947 में गठित किया गया था, जो देवनागरी लिपि को सुधार को लेकर जो समिति बिठाई गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, आगे 39 प्रश्न हमारा क्या है कि किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि, देवनागरी जो लिपि है उसके स्थान पर कौन सी रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? कि हमें कौन सी लिपि स्वीकार करनी चाहिए? रोमन लिपि। अच्छा, ये प्रश्न यूजीसी नेट में आ चुका है और ये थोड़ा घुमाकर पूछा गया है। देवनागरी लिपि की जगह बोला कौन सी लिपि को जो है मानने का सुझाव दिया गया था? तो कौन सी लिपि को मानने का सुझाव दिया गया था? तो रोमन लिपि को मानने का सुझाव दिया गया था। लेकिन यहाँ पर प्रश्न किस तरीके से पूछ लिया कि देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार करने का सुझाव जो था वो किसने दिया था, किस विद्वान ने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था, काका कालेकर ने दिया था, सुनीति कुमार चटर्जी ने दिया था, विनोबा भावे ने दिया था। तो क्या आंसर होगा इसका? बताइए बताइए, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है सुनीति कुमार चटर्जी। ठीक है, तो देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि का जो सुझाव दिया था वो किसने दिया था? सुनीति कुमार चटर्जी ने दिया था। उन्होंने ही कहा कि देवनागरी लिपि के स्थान पर हमें रोमन लिपि का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सुनीति कुमार चटर्जी, याद कर लीजिए। लास्ट प्रश्न है हमारा, पंजाबी की लिपि है, पंजाबी की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है, रोमन लिपि है, गुरुमुखी लिपि है या फारसी लिपि है? तो ये तो वेरी इजी है, बहुत इजी है, ये तो सबको पता होगा। तो पंजाबी की लिपि कौन सी है?
पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी, तो इसका आंसर है गुरुमुखी लिपि है पंजाबी की। तो दोस्तों हमारे 40 प्रश्न जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं और आई होप आपको वो अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर उसके बाद भी किसी को कोई प्रॉब्लम है या कुछ क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हैं। अब हमारा आधा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आधा ही हमारा जो है रहता है। ठीक है, तो वो भी हम बहुत ही जल्दी जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, जो टाइम से हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और, मैंने पिछली जब क्लास ली थी तो मैंने आपको पुनर्गठन का बताया था कि राज्य जो पुनर्गठन आयोग है ना, मैंने उसका आपको टाइम जो है वो ईयर जो बताया था वो थोड़ा सा गलत बता दिया। तो 1956 में जो है पुनर्गठन आयोग की जो है स्थापना की गई थी। ठीक है, जिसमें 14 राज्य की बात की गई थी और 6 जो थे केंद्र शासित जो प्रदेश है उनका गठन हुआ था। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य का जो है गठन हुआ था। तो 1956, तो उसका आंसर था 1956 में जो है राज्य पुनर्गठन आयोग जो है वो बनाया गया था। ठीक है, जिसमें 7वें में संविधान का संशोधन किया गया था। फजल अली जो थे उसकी अध्यक्षता में हुआ था, प्लस 3 सदस्य उसमें और भी थे। ठीक है, तो ये सारी कुछ थोड़े फैक्ट पॉइंट्स होते हैं, इन्हें भी याद कर लीजिए, ताकि क्योंकि घुमा फिरा के प्रश्न आ जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को, इसीलिए बता दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों जिन्होंने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं फिर से कहती हूँ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, और अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ उसे लाइक करना ना भूलें। तो सभी क्लास को लाइक करते हुए फिर आगे बढ़े, और अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को पता ही है, हमने ज़ोरों शोरों से जो है अच्छा खंडे और खंडेतर करना है, मतलब हिंदी के जो स्वर्णिम व्यवस्था है वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि कैसे करते हैं। तो जो फर्स्ट टाइम करेंगे उन्हें भी बड़ा मज़ा आएगा, तो हमारी क्लास बहुत अच्छी होने वाली है वाली। ठीक है, तो बहुत मज़ा आएगा, तो देखेंगे, पढ़ेंगे अच्छी तरीके से और अच्छी तरीके से करेंगे। ओके, तो सभी के सभी अपना ख्याल रखेंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहेंगे। जो भी प्रॉब्लम आएगी मुझसे क्वेरी भी कर सकते हैं। तो ठीक है, बाय, राधे राधे, हैव अ नाइस डे।